अभी जो पीछे की है सारे, ये मैं YouTube पे डाल के और आपको लिंक सेंड करता हूँ वशीकर वाले सारे। वो आ गई। तो अब तक थर्सडे से होगी ना क्लास, वो वाले करना मेरे ऐड, इसमें तो ये आज वाला आप करो और ये करना है जो अभी हो रहा है। हेलो हेलो, हाँ जी सर। हाँ हाँ जी, वो बच्चे अगर बता रहे हैं तो बहुत मुश्किल से हो रहा है। हो गया सर। लगा के रखना मास्क। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तबीयत ठीक है, अब कंट्रोल है, ठीक है तबीयत। ये फूड इवनिंग कौन कह रहा है? खाओ खाओ, तुम लोग खाओ, घर में बैठे बैठे खाना खाओ, क्लास अटेंड करो, खाते खाते क्लास अटेंड करो या क्लास अटेंड करते करते खाओ, है ना। चलो ना, टेस्ट ऑफलाइन नहीं दे सकते, सब कुछ ऑनलाइन ही है। अभी देखो मेरी तबीयत खराब हो रही है, शुक्र मनाओ कि आज ऑनलाइन है सारा कुछ, खुश हो जाओ। मेरी तबीयत खराब थी, या बिना मास्क के खड़े होके पढ़ाती मैं, पता नहीं किसे किसे टेंशन हो जाती है आज। बस कर लिया रेस्ट। चलो अब स्टार्ट करते हैं। एन फैक्टर इन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बता रही थी मैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये 3 एग्जांपल ले लेते हैं, इन्हें करो सॉल्व। जैसे Cl2 इन बेसिक मीडियम फॉर्म Cl नेगेटिव प्लस ClO नेगेटिव। एक एग्जांपल ले लो Cl2 इन बेसिक मीडियम फॉर्म Cl नेगेटिव प्लस ClO3 नेगेटिव। ठीक है, एक एग्जांपल ले लो व्हाइट फॉस्फोरस इन बेसिक मीडियम फॉर्म फॉस्फीन प्लस हाइपोफॉस्फाइट आयन। ठीक है, इसमें एन फैक्टर फाइंड करो। मैंने तुम लोगों को होमवर्क भी दिया था, ये मेरे ख्याल से कई सारी रिएक्शन होमवर्क में दी थी। ठीक है, करो इन्हें सॉल्व। करो सॉल्व, जल्दी बताओ पहली रिएक्शन में कितना आ रहा है एन फैक्टर। इन फर्स्ट रिएक्शन एन फैक्टर इज, इन फर्स्ट रिएक्शन एन फैक्टर इज 1। सेकेंड रिएक्शन में कितनी आ रही है, मतलब कितना आ रहा है 5/3। थर्ड में कितना आ रहा है 3। ठीक है, देखो इधर Cl2 से Cl नेगेटिव, 0 से -1, 2 क्लोरीन है, तो कितना हो जाएगा 0 से -2 दैट इज 2। देन Cl2 से ClO नेगेटिव, 0 से कितना +1, 2 क्लोरीन के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 2। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एन फैक्टर फाइंड करोगे N1 into N2
बाय N1 प्लस N2, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 बाय 2 प्लस 2 दैट इज 1। क्लियर? मेरे ख्याल से बता ही दिया था ये मैंने, किसी एक आधी बैच में रह गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज Cl2 से Cl निगेटिव, 0 से -1, 2 क्लोरीन के अकॉर्डिंग कितना आ गया 2 का चेंज। देन Cl2 से ClO3 निगेटिव, 0 से कितना +5, 2 क्लोरीन है तो 2 के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा 10 का चेंज। तो n फैक्टर हो गया N1 इंटू N2 बाय N1 प्लस N2, कितना आया बच्चों ये 5/3। नाउ नेक्स्ट P4 से फॉस्फीन, कितना 0 से -3, 4 के अकॉर्डिंग कितना आ गया 12 का चेंज। देन P4 से हाइपोफॉस्फाइट आयन, ठीक है, 0 से कितना आ गया ये +1, 4 फॉस्फोरस के अकॉर्डिंग कितना आ गया 4 का चेंज, तो कितना आ गया 12 इंटू 4 बाय 12 प्लस 4 कितना आ रहा है बच्चों 3, n फैक्टर 3। तो इन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन n फैक्टर इक्वल टू n1 इंटू n2 बाय n1 प्लस n2। क्लियर है ये बात? मैं सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा रही हूँ बेटा। वही बताते भी चले जाओ। यस के लिए y टाइप करना है, नो के लिए n, इसी से पता लग जाएगा मुझे। समझ में आ गया n फैक्टर एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, n1 इंटू n2 बाय n1 प्लस n2, ठीक है। नाउ बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। फर्स्ट बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। For example, MnO4 negative plus nitrite ion in acidic medium। acidic medium के लिए H प्लस आयन मेंशन होंगे। एसिडिक मीडियम स्पेशली लिखा हुआ है, ठीक है, नहीं लिखा हुआ है तो भी H प्लस आयन अगर रिएक्शन में कहीं भी लिखे हैं, रिएक्टेंट साइड चाहे प्रोडक्ट साइड, उससे पता लग जाएगा रिएक्शन एसिडिक मीडियम की है, ठीक है। तो MnO4 नेगेटिव प्लस नाइट्राइट आयन प्लस ये एसिडिक मीडियम शो कर दिया, ठीक है, और ये हो गया Mn+2 प्लस नाइट्रेट आयन, ठीक है। अब बैलेंसिंग करो, देखो बैलेंसिंग के लिए पहले देख लो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन कितने कितने का हुआ है, ठीक है। या मैग्नीज +7 या मैग्नीज कितना +2, 7 से 2 कितने का चेंज 5 का, 5 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, मतलब 5 से डिक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। मुझे पता है बैलेंसिंग ही नहीं बहुत कुछ हो गया था +1 में। अब इधर देखो नाइट्राइट आयन N+3 और इधर कितना है N+5, 3 से 5 कितने का चेंज 2 का, है ना, 2 का इंक्रीज। इसका मतलब क्या है 5 इलेक्ट्रॉन MnO4 नेगेटिव ने गेन किए, और इसका मतलब क्या है नाइट्राइट आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि गेन 5 हो जाए और लॉस 2 इलेक्ट्रॉन का ही हुआ हो। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब नाइट्राइट आयन वाले हाफ को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और परमैंगनेट वाले हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ MnO4 नेगेटिव प्लस 5 नाइट्राइट आयन गिव्स, ये H प्लस आयन या OH आयन को मत देखा करो स्टार्टिंग में, बाद में जब बैलेंस करेंगे वो अपने आप डिजायर्ड आ जाएंगे, ठीक है। तो पहले इन्हें देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो हो गया ट्वाइस ऑफ Mn+2 और ये 5 नाइट्राइट आयन। इतना करने के बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के सब भी एटम तुम्हें बैलेंस मिलेंगे, 2Mn 2Mn 5N 5N। अब बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम इज डन बाय एडिंग वाटर। इधर कितना है ऑक्सीजन 8 और कितना 10 18, ठीक है, और इधर कितना है 15। तो इधर कितने ऑक्सीजन एटम की जरूरत है 3, तो हमने लगा दिया 3H2O।
इतनी बात सबको क्लियर है? टेल मी फास्ट, इतना क्लियर है सबको? पहले चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर ऑक्सीजन एटम बैलेंस किए बाय एडिंग वाटर, जिधर जितने ऑक्सीजन की कमी है उधर उतने वाटर मॉलिक्यूल लगा दिए। अब बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डन बाय एडिंग H प्लस आयन इन एसिडिक मीडियम। इधर कितने H प्लस आयन दिख रहे हैं, मतलब इधर कितना H दिख रहा है 6, इधर 0, तो इधर कितने H की जरूरत है 6, तो इधर लगा दिया हमने 6H प्लस। बताओ क्लियर है? नहीं ऑफलाइन नहीं आ सकते। जिधर जितने ऑक्सीजन एटम की कमी उधर उतने वाटर मॉलिक्यूल, जिधर जितने हाइड्रोजन की कमी उधर उतने H प्लस आयन। क्लियर है? बेटा फालतू की बातें मत पूछो, अभी जितना पढ़ाया जा रहा है बस वो पढ़ाई करो, ठीक है। 1 घंटे की क्लास है, सिर्फ उसमें भी फालतू की बातें पूछने में लगे हुए हैं। ये बातें तो बाद में ही पूछ लेना। जैसे पिछला पेज देखना है एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी नया पेज ही आ जाएगा। हाँ देखो इधर, जिसे समझ नहीं आया दोबारा देखो। 8 प्लस 10, इधर 18 ऑक्सीजन एटम है, इधर 15 ऑक्सीजन एटम है, इधर 3 ऑक्सीजन एटम की जरूरत है, तो 3H2O। नाउ कम टू बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम। इधर 6 हाइड्रोजन एटम, इधर एक भी नहीं है, तो इधर कितने हाइड्रोजन एटम की जरूरत है 6, तो इधर 6H प्लस आयन। हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड बाय एडिंग H प्लस आयन इन एसिडिक मीडियम। फिर से सुन लो, जिधर जितने ऑक्सीजन एटम की कमी है उधर उतने वाटर मॉलिक्यूल, जिधर जितने हाइड्रोजन एटम की कमी है उधर उतने H प्लस आयन। क्लियर है? नाउ डू नेक्स्ट एग्जांपल। Cr2O7 -2 प्लस ले लो सल्फाइड आयन, फॉर्म एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है, फॉर्म Cr+3 प्लस सल्फर। बैलेंस इट, balance the reaction in acidic medium. गौरव से इसमें 201 रूम नंबर में ना गर्म पानी भेज दो। कर लिया बच्चों बैलेंस? हो गई? अब देखो इधर, कितना इधर क्रोमियम +6 और इधर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3। कितने क्रोमियम एटम? 2 क्रोमियम एटम के अकॉर्डिंग। तो जब हम बैलेंसिंग करेंगे तब 2 क्रोमियम एटम है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें चेंज फाइंड करना है, तो तभी हम ये 2 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे
क्योंकि जब हम n फैक्टर फाइंड करते हैं तब हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि हम बैलेंस करें ना करें, बस हम चेंज फाइंड कर लेते हैं कि 2 के अकॉर्डिंग फाइंड करना है, बस चेंज को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। लेकिन अभी क्योंकि बैलेंसिंग कर रहे हैं तो 2 क्रोमियम एटम के अकॉर्डिंग फाइंड करना है ना, तो बैलेंसिंग का मतलब क्या है कि जितने क्रोमियम इधर है उतने इधर भी होने चाहिए, तो तभी के तभी हम 2 इधर भी लगा देंगे। ठीक है, तो अब ये 2 के अकॉर्डिंग कितना आ गया बच्चों चेंज, कितने का चेंज, 6 का। ठीक है, तो 6 का डिक्रीज। अब ये सल्फर -2, इधर सल्फर 0, कितने का इंक्रीज बच्चों, 2 का इंक्रीज। तो अब ये बात तुम्हें समझ में आ रही है कि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए 6 गेन हुए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे इस हाफ को, इसे 6 से, तो तुम्हें दिख रहा है 2 कॉमन रहेगा पूरी रिएक्शन में, तो उस 2 कॉमन को अच्छा रहेगा हम पहले ही हटा दें, क्योंकि बैलेंसिंग का मतलब होता है स्मॉल से स्मॉल नंबर से बैलेंस करना। ठीक है, ये नहीं है कि पूरी, अब ये पूरी रिएक्शन में सपोज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सभी के सपोज 1 1 थे, ठीक है, लेकिन अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सभी के आगे 2 2 रहे तब भी बैलेंस ही रहेगी रिएक्शन तो। लेकिन कभी ऐसे थोड़ा ना लिखते हैं रिएक्शन कि 2 2 लिख दिए सबके आगे या 10 10 लिख दिए कि अभी भी तो बैलेंस ही है, ऐसे थोड़ा ना बोलते हैं, स्मॉल से स्मॉल नंबर से बैलेंस करनी होती है। ठीक है, तो जो 2 कॉमन रहेगा उसे मैंने पहले ही हटा दिया, 2 1 2, 2 3 6। अब क्या किया, 1 से इधर मल्टीप्लाई और 3 से इधर, तो क्या बना ये 3 डाइक्रोमेट, और सॉरी 1 से मल्टीप्लाई हुआ है डाइक्रोमेट प्लस 3 सल्फाइड, H प्लस आयन को अभी देखने की जरूरत ही नहीं है, 1 2 2 Cr प्लस 3 और 3 सल्फर। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात क्लियर है। 2 पहले ही लगा दिया था, जो ये 2 कॉमन था ये पहले ही हटा दिया। ठीक है, देखो 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम 3 सल्फर 3 सल्फर। अब ऑक्सीजन एटम की बैलेंसिंग, इधर 7 ऑक्सीजन एटम उधर एक भी नहीं, तो क्या किया 7H2O, इधर 14H इधर एक भी नहीं, तो क्या किया 14H प्लस। क्लियर है, आ रही है बात समझ में, ओके। तो आप समझ गए तुम बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम। फर्स्ट स्टेप ये है बेटा कि एक क्रोमियम का +6, इधर एक क्रोमियम का +3, बट 2 क्रोमियम के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। ठीक है, तो 2 से चेंज को भी मल्टीप्लाई किया और तभी 2 से क्रोमियम को भी मल्टीप्लाई कर दिया, क्रोमियम बैलेंस हो गया पहले ही। ठीक है, तो कितने का चेंज आया, ये 12 से 6 6 का डिक्रीज, -2 से 0 कितने का 2 का इंक्रीज, तो 2 से इधर इस वाले हाफ को मल्टीप्लाई करना है और 6 से इस वाले हाफ को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2 कॉमन है इसलिए मैंने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 3, तो 1 से इस वाले हाफ को मल्टीप्लाई, 3 से इस वाले हाफ को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर वाटर बैलेंस किए 7H2O और H बैलेंस किए 14H प्लस। क्लियर है ये बात, ओके। So now you have understood balancing in acidic medium. First of all, find the change in oxidation number, then cross multiply. Balancing of oxygen by adding water, balancing of hydrogen by adding H plus ion. Clear? Okay. Now balancing of redox reaction in basic medium. In basic medium. बेसिक मीडियम स्पेशली मेंशन हो तो अच्छी बात है, नहीं मेंशन हो तो रिएक्शन में किसी भी साइड, तो रिएक्शन में किसी भी साइड अगर OH आयन मेंशन है तो उससे पता लग जाएगा कि रिएक्शन बेसिक मीडियम की है। ठीक है, तो बैलेंस करो जरा, MnO4 नेगेटिव प्लस I2 बेसिक मीडियम में। ठीक है, ये बन रहा है MnO2 और ये IO नेगेटिव। बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है इस रिएक्शन को।
लास्ट में 10 नहीं है, आईओ निगेटिव है, आईओ निगेटिव। साहिल सारी फिजूल बातें पूछने के लिए क्लास अटेंड कर रहे हो क्या बेटा? देखो इधर, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम तक एसिडिक और बेसिक मीडियम में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम ही प्रोसीजर है, ठीक है। इधर कितना +7, इधर कितना +4, कितने का चेंज? 3 का डिक्रीज। इधर 0, इधर कितना +1, कितने आयोडीन एटम है? 2 के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, तो पहले ही 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो कितने का चेंज आया बच्चों? 2 का। तो कितना? 2 का इंक्रीज, क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना बना? ट्वाइस ऑफ MnO4 निगेटिव प्लस थ्राइस ऑफ I2। OH आयन को अभी देखने की जरूरत नहीं है, जब बैलेंस करेंगे तो अपने आप आ जाएगा जिधर जितना OH आना है। ट्वाइस ऑफ MnO2 प्लस कितना? 6 IO निगेटिव। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम, अब वो वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके ही करेंगे बैलेंस। कितना? 8 ऑक्सीजन एटम, और इधर कितना? 4 और 6 कितना? 10 ऑक्सीजन एटम। तो इधर कितने ऑक्सीजन एटम की जरूरत है? 2। तो हमने कर दिया 2H2O। इतनी बात क्लियर है सबको? बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर। अब ध्यान से सुनना, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम। इधर कितने हाइड्रोजन? 4। इधर कितना? एक भी नहीं। तो कितने हाइड्रोजन एटम की जरूरत है इधर? 4। तो हम क्या करेंगे, इधर 4 H2O लगाएंगे और दूसरी साइड 4 OH निगेटिव लगा देंगे। जिधर जितने हाइड्रोजन की कमी है उधर उतने वाटर मॉलिक्यूल और दूसरी साइड उतने ही OH निगेटिव, क्योंकि वाटर वाटर क्या है? HOH, HOH। तो जिधर 4 हाइड्रोजन की जरूरत थी उधर 4 H2O लगाए, तो मतलब 4 H तो आ गए, बट 4 OH क्या आ गए? एक्स्ट्रा। तो दूसरी साइड 4 OH लगा दिए। क्लियर है ये बात? फिर से सुन लो, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम तक बिल्कुल एसिडिक मीडियम की तरह ही है, लेकिन जब बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम करोगे तो जिधर जितने हाइड्रोजन की कमी है उधर उतने ही वाटर मॉलिक्यूल और दूसरी साइड उतने ही OH निगेटिव। साहिल क्या कह रहे हो? हाँ, बाद में जितना भी जो कैंसिल हो रहा है वो बाद में नेट रिएक्शन लिख लेंगे। 6H की जगह 3H2 ऐड कर सकते हैं। 6H प्लस, बेटा H2 हाइड्रोजन नहीं, H प्लस आयन। ये कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे हो? 6H प्लस एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड बाय एडिंग H प्लस आयन। H2 नहीं, H2 कहां से आ जाएगी? एसिडिक मीडियम में तो H प्लस आयन होंगे ना, हाइड्रोजन थोड़ी दे रखी है तुम्हें, H2 थोड़ा ना दिया है। फिर से देख लो एक बार, तीन का चेंज, 2 का चेंज, क्रॉस मल्टीप्लाई, मैग्नीज बैलेंस्ड, आयोडीन बैलेंस्ड। नाउ बैलेंस ऑक्सीजन एटम। इधर कितना? 8, इधर कितना? 10। तो इधर कितने ऑक्सीजन की जरूरत है? 2। तो 2H2O हो गई बैलेंस ऑक्सीजन भी। नाउ बैलेंस हाइड्रोजन एटम। इधर कितने? 4, इधर एक भी नहीं।
इधर 4 हाइड्रोजन की जरूरत है तो 4 H2O लगाओगे और दूसरी साइड उतने ही OH निगेटिव। $179 कभी 180 कभी 179। इसके फीचर्स क्या है? डायग्राम मिल जाएगा। अच्छा, हमारे भी एक तो वो इतने फंक्शन नहीं होते स्मार्ट क्लास में बने ये कर लिया। Now balance next reaction. लिखो MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव बेसिक मीडियम में, ठीक है। ये बना रहा है MnO2 प्लस I2। बैलेंस करो इसे बेसिक मीडियम में। हो गया, कर लिया बच्चों, हो गया। देवांश क्या कह रहे हो बेटा? देखो इधर, +7 से कितना, +4 कितने का चेंज, 3 का, ठीक है। ये कितना हो गया, -1 से 0,
बट कितने आयोडीन है? 2, तो 2 के अकॉर्डिंग फाइंड करोगे और पहले ही 2 लगा दोगे यहाँ। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो कितना हो गया ये? -2 से 0 कितने का? 2 का इंक्रीज। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया ट्वाइस ऑफ MnO4 नेगेटिव प्लस 6I नेगेटिव गिव्स कितना? ट्वाइस ऑफ MnO2 प्लस 3I2। क्लियर है इतनी बात? नाउ बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना? 8 है इधर, और इधर कितना है? 4। इधर कितने ऑक्सीजन एटम की जरूरत है? 4, तो कर दो 4H2O। नाउ बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम, इधर कितने? 8, इधर एक भी नहीं, तो क्या करोगे? 8H2O, और दूसरी साइड उतने ही OH नेगेटिव। फिर नेट रिएक्शन लिख सकते हो बाद में। नेट क्या बनी भाई? ट्वाइस ऑफ MnO4 नेगेटिव प्लस 6I नेगेटिव प्लस 4H2O इधर, 8H2O इधर, कितने बचे इधर? 4H2O gives twice of MnO2 plus 3I2 plus 8OH नेगेटिव। क्लियर है? ओके, एक ही बात का ध्यान रखना है कि जिधर जितने हाइड्रोजन की कमी है उधर उतने ही वाटर मॉलिक्यूल, और दूसरी साइड उतने ही OH नेगेटिव। क्लियर हो गया ये? ओके, ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लेना इनकी। और अब नेक्स्ट, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, लास्ट पेज, स्क्रीनशॉट ले लो। कृति कैसी बातें कर रही हो? दोनों में इंक्रीमेंट होगी, दोनों में इंक्रीमेंट होगी तो दोनों ऑक्सीडेशन नहीं हो गया? तो सिर्फ ऑक्सीडेशन कैसे पॉसिबल है? रिडॉक्स रिएक्शन है तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों ही तो होंगे, हैं? हो गया ये? चलो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना सीखेंगे। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 जो दी जाती है वो कैसे मेंशन की जाती है? जैसे कि V, जैसे वॉल्यूम की टर्म्स में दी जाती है। जैसे कोई H2O2 की बॉटल पे अगर मेंशन है कि 30 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन है, ये 30 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन है ना, तो जो H2O2 की स्ट्रेंथ है वो वॉल्यूम की टर्म्स में दी जाती है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 की बात कर रहे हैं ना, तो बॉटल पे मेंशन होता है कि कितना वॉल्यूम है, ये 30 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन है, या 10 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन है, या 5 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन है, इस तरीके से मेंशन होता है। तो इसका मतलब क्या है? जैसे अगर किसी बॉटल पे मार्क किया हुआ है कि 30 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन है ये, तो इसका मतलब क्या होगा कि 30 ml ऑफ O2 वो लिबरेट होगी, ठीक है, STP पर फ्रॉम 1 ml H2O2 सॉल्यूशन से। या तुम कह सकते हो कि 30 लीटर O2 लिबरेट होगी STP पर फ्रॉम 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से। मतलब वो H2O2 सॉल्यूशन जो बॉटल के अंदर है उसका 1 ml कितनी O2 लिबरेट करेगा? 30 ml O2 लिबरेट करेगा STP पर। या उसका 1 लीटर सॉल्यूशन कितनी ऑक्सीजन लिबरेट करेगा? 30 लीटर ऑक्सीजन लिबरेट करेगा STP पर। इतनी जल्दी समझ आएगा भी नहीं बेटा, थोड़ा पेशेंस रखा करो। बस एक लाइन लिखी नहीं कि समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुना करो 2-3 बार। अभी कितनी बार एग्जाम्पल दूंगी मैं इस चीज के। तो जैसे किसी बॉटल पर मार्क है H2O2 की कि भाई ये कितना वॉल्यूम है? 10 वॉल्यूम है। H2O2 की किसी बॉटल पर
लेबलिंग की हुई है, मतलब मार्क किया हुआ है कि 10 वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि ये जो H2O2 का सॉल्यूशन है, इसके 1 ml से STP पर कितनी ऑक्सीजन लिबरेट होगी? 10 ml O2 लिबरेट होगी। या यू कैन से कि 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन से कितनी O2 लिबरेट होगी? 10 लीटर O2 लिबरेट होगी। पहले तो मतलब समझो, इस बात का मतलब क्या है। इस लाइन का लिबरेट होगी मतलब निकलेगी। H2O2 on decomposition gives H2O plus O2. ठीक है, फिर से देखो तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 H2O2 ऑन डिकम्पोजिशन दे रहा है H2O प्लस O2। ठीक है, तो मैंने अभी बताया तुम्हें कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का मतलब क्या है। ठीक है, अगर किसी बॉटल पे 30 वॉल्यूम H2O2 लिखा हुआ है, तो 30 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि 1 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन जो बॉटल के अंदर है, 1 ml ऑफ H2O2 सॉल्यूशन STP पर कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा? 30 ml ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। या लीटर में कर सकते हो कि 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन 30 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। अगर 10 वॉल्यूम H2O2 मेंशन है तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 ml H2O2 सॉल्यूशन से STP पर कितनी ऑक्सीजन लिबरेट होगी? 10 ml O2 लिबरेट होगी। अगर 15 वॉल्यूम मेंशन है H2O2 सॉल्यूशन तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 ml H2O2 सॉल्यूशन से कितनी ऑक्सीजन लिबरेट होगी? 15 ml ऑक्सीजन लिबरेट होगी STP पर। और लिखा है V है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, V वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, तो इसका मतलब क्या होगा? 1 ml ऑफ H2O2 सॉल्यूशन से STP पर V ml O2 लिबरेट होगी। पहले बताओ, इस लाइन का मतलब समझ आया कि पर्टिकुलर वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? 30 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन तो मतलब 1 ml सॉल्यूशन से 30 ml O2 लिबरेट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है STP पर। 10 वॉल्यूम अगर H2O2 सॉल्यूशन मेंशन कर रखा है किसी सॉल्यूशन को H2O2 के, तो मतलब उसके 1 ml से 10 ml O2 लिबरेट होती है। 15 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन है तो मतलब उसका 1 ml सॉल्यूशन जो है वो 15 ml O2 देता है STP पर। और अगर V है वॉल्यूम स्ट्रेंथ तो मतलब 1 ml से V ml O2 लिबरेट होती है। क्लियर है? तो 1 ml सॉल्यूशन से जितने ml O2 लिबरेट होती है ना STP पर, उसे ही क्या कहते हैं? सॉल्यूशन की वॉल्यूम स्ट्रेंथ। समझ में आ रही है बात? 1 ml H2O2 सॉल्यूशन से STP पर जितने ml O2 लिबरेट होती है उसे ही क्या कहते हैं? H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ। क्लियर है इतनी बात? फिर आगे बताती हूँ। और 3 रिएक्टेंट की बैलेंसिंग करा दो। क्या बोलते रहते हो बेटे तुम लोग? जो पढ़ा रही होती है ना उसके अलावा सब जगह ध्यान होता है। ये हो गया? ठीक है, अब देखो इधर, तो रिएक्शन क्या है? H2O2 से मिल रहा है O2। ठीक है,
तो अब तुम्हें कह दिया कि V है वॉल्यूम स्ट्रेंथ है H2O2 की, किसी सॉल्यूशन की वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या दे दी है? V। क्या है वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 की किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की? V। ठीक है, तो इसका मतलब तो क्लियर है। इसका मतलब क्या होगा कि 1 ml या यू कैन से लीटर में 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से कितनी O2 मिलेगी एसटीपी पर? V लीटर O2 मिलेगी एसटीपी पर। बताओ, इतनी बात क्लियर है? अभी मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया जिसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है? V। तो मतलब क्या हो गया कि वो सॉल्यूशन उसका अगर मैं 1 लीटर ले लूं तो मुझे एसटीपी पर ऑक्सीजन उससे V लीटर मिलेगी। क्लियर? अब इधर देखो जरा, इधर ये कितनी है H2O2? ट्वाइस ऑफ H2O2। कितना वेट है? 68। H2O2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया ये? 68। देखो 68 ग्राम ऑफ H2O2 से कितनी O2 मिल रही है हमें एसटीपी पर? 1 मोल यानी कि 22.4 लीटर। ठीक है, तो यू कैन से कि 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन हमें मिलती है कितने H2O2 से? 68 ग्राम H2O2 से एसटीपी पर। ठीक है, देन V लीटर ऑफ O2 हमें कितने H2O2 से मिलेगी बच्चों? 68 बाय 22.4 इंटू V ग्राम ऑफ H2O2 से। बताओ, इतनी बात क्लियर है? 1 मोल 68 ग्राम से मिल रही है, यानी कि 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एसटीपी पर हमें 68 ग्राम H2O2 से मिल रही है। तो V लीटर O2 कितने से मिलेगी? 68 डिवाइड बाय 22.4 इंटू V ग्राम ऑफ H2O2। क्लियर है? तो इतने ग्राम H2O2 से मिल रही है हमें। अब देखो, मुझे इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है। ये जो H2O2 सॉल्यूशन है ना, इसकी नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है। नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है? वेट बाय इक्विवेलेंट वेट into volume of solution in liter। वेट कितना है H2O2 का जिससे ये V लीटर O2 प्रोड्यूस हो रही है? 68 बाय 22.4 इंटू V, इतना वेट है। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा H2O2 का? H2O2 से O2 देखो क्या होगा? N फैक्टर देख लो। H2O2 से O2 2, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा? 17। नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? V लीटर O2 हमें 1 लीटर सॉल्यूशन से मिल रही थी ना, तो यानी कि सॉल्यूशन कितना है? 1 लीटर ही है। तो कितना आया नॉर्मेलिटी? इसे जब तुम सॉल्व करोगे, इस चीज को सॉल्व करोगे, तो ये आता है, इधर लिख देती हूँ, ये आता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू, इस चीज को जब सॉल्व करोगे ये आएगा 1/5.6 और इंटू V ऊपर है, तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू 5.6। लास्ट 2 स्टेप अभी बता रही हूँ। इधर देखो, नॉर्मेलिटी मुझे फाइंड करनी है इस सॉल्यूशन की। कौन से सॉल्यूशन की? उस H2O2 सॉल्यूशन की जिसकी स्ट्रेंथ मुझे V दी हुई है। ठीक है, तो वेट ऑफ H2O2 ये तो इतना आया था। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2 यहाँ देखो, O क्या है? -1, यहाँ क्या है? 0। 2 के अकॉर्डिंग निकालो जरा N फैक्टर, कितना आया? -2 से 0 दैट इज 2। तो H2O2 का N फैक्टर H2O2 से O2 इस हाफ में 2 है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट बाय N फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट 34 है और N फैक्टर कितना आया है? 2। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आया? 17। इक्विवेलेंट वेट 17। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है। अभी तो बताया कि 1 लीटर सॉल्यूशन से ही तो मिल रही है V लीटर O2, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो 1 लीटर है। ठीक है, तो ये आ गया नॉर्मेलिटी इक्वल टू 1/5.6 इंटू V, दैट इज V इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू 5.6।
तुम्हें एट लास्ट ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू 5.6। ये तो मैंने समझा दिया कि कैसे कैसे सॉल्व करके आया है, इसकी जरूरत नहीं है एट लास्ट तुम्हें, ठीक है, बस समझ लो एक बार। सो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू 5.6। क्लियर है इतनी बात? ये हो गया, इतना नोट कर लिया तुम लोगों ने? साहिल क्या पूछ रहे हो भाई? साहिल क्या पूछ रहे हो बताओ? ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, हाँ। बस लेकिन मुझे अभी H2O2 से जो O2 प्रोड्यूस हो रही है सिर्फ उस हाफ से मतलब है। मुझे H2O2 का एंड फैक्टर उसकी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में नहीं देखना अभी। H2O2 से जो O2 प्रोड्यूस हो रही है सिर्फ उस हाफ से मतलब है अभी। ये इतनी बात क्लियर है? अब देखो इधर, तो आ गया वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इक्वल टू होता है नॉर्मेलिटी इंटू 5.6, और नॉर्मेलिटी होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर और मल्टीप्लाई बाय 5.6। तो तुम ये भी कह सकते हो कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू एन फैक्टर कितना है बच्चों? 2 है उस हाफ में H2O2 का। तो कितना आया ये? वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलैरिटी इंटू 11.2। तो ये दो चीजें याद रखोगे तुम, ठीक है। तो अब तुम्हें 30 वॉल्यूम H2O2 सोल्यूशन दिया है, नॉर्मेलिटी फाइंड करो इसकी, मोलैरिटी फाइंड करो इसकी, कर लो फटाफट फाइंड। कर लिया? तो तुमने देखा वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू 5.6, तो नॉर्मेलिटी कितना हो गया? वॉल्यूम स्ट्रेंथ दैट इज 30 अपॉन 5.6। कर लो फाइंड। मोलैरिटी कितना हो गया? 30 अपॉन 11.2 हो जाएगा। ओके, तो तुम्हें ये बेसिकली दो फॉर्मूले याद रखने हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू 5.6, और क्योंकि तुम्हें एन फैक्टर पता ही है तो बस इस चीज को भी याद रखने की क्या जरूरत है, अपने आप ही पता लग जाएगा। वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलैरिटी इनटू 11.2। नाउ कम टू स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। अगर तुम्हें स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर फाइंड करना है, H2O2 की पूछी जा सकती है, बाकी तो किसी की भी फाइंड करनी हो, कभी भी स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर फाइंड करने को कहा जाए किसी भी सॉल्यूशन की, ठीक है। देखो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है? वेट बाय इक्विवेलेंट वेट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ऐसी मोलैरिटी किसके इक्वल होता है? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये किस में है बच्चों? ग्राम में। और ये किस में है? लीटर में। ये किस में है? ग्राम में। और ये वॉल्यूम लीटर में। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू ये ग्राम पर लीटर, ये क्या बना दिया? स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। इसकी जगह क्या लिख दिया? स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर बाय इक्विवेलेंट वेट। तो स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर किसके इक्वल आ गया बच्चों? नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, किसी की भी फाइंड करनी हो। H2O2 के केस में तो हमें पढ़ना ही होता है, लेकिन कभी भी किसी की भी फाइंड करनी हो तो स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इक्वल टू होएगा नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। ऐसे यहाँ देखो ये क्या बन गया? स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, तो मोलैरिटी इक्वल टू स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर आ गया
मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो तुम्हारे पास मोलैरिटी है तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर आ जाएगा। नॉर्मेलिटी है तो इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर देना, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर आ जाएगा। ठीक है, पिछला पेज अभी दिखाऊंगी बेटा, पहले ये वाला नोट कर लो। कर लिया बच्चों? जिसे पिछला पेज देखना था देख लो एक बार, और स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो यहीं पे कर लेते हैं हम। तो तुम्हें 30 वॉल्यूम H2O2 सोल्यूशन दिया था, उसकी नॉर्मेलिटी फाइंड की तुमने, उसकी मोलैरिटी फाइंड की तुमने। अब उसी की स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर फाइंड करो। चलो इसी सोल्यूशन की स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर फाइंड करो। तो देखो स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर किसके इक्वल है बच्चों? नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। नॉर्मेलिटी कितनी है बच्चों? 30/5.6 और इक्विवेलेंट वेट कितना है? 17। कितनी आ रही है ये? 30 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइड बाय 5.6। चलो मैं करती हूँ सॉल्व जरा। नाइन्टी 91.07 07 ग्राम पर लीटर। 91.07 ग्राम पर लीटर। ठीक है, अब एक चीज और H2O2 की कॉन्सेंट्रेशन के रिगार्डिंग, H2O2 सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन के रिगार्डिंग पूछी जाती है, परसेंटेज स्ट्रेंथ। परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ग्राम ऑफ H2O2, ग्राम ऑफ H2O2 का मतलब क्या है? वेट ऑफ H2O2 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। जब तुमसे परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सोल्यूशन पूछी जाएगी तो उसका मतलब क्या होगा? वेट ऑफ H2O2 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो जरा निकालो इसी सोल्यूशन की परसेंटेज स्ट्रेंथ फाइंड करो जरा। वेरी गुड। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर तो है ही। इसका मतलब क्या है स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर का मतलब? कि 1000 ml सॉल्यूशन में कितना है बच्चों? 91.07 ग्राम है H2O2। तो 100 ml सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा? 91.07 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। कितना आया बच्चों? 9.107 परसेंटेज स्ट्रेंथ आ गई। तो 9.107%। मतलब सिंपली क्या करना है? जो स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर है उसे डिवाइड बाय क्या करना है? 10। जो स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर है उसे डिवाइड बाय 10 करोगे तो सीधा तुम्हें परसेंटेज स्ट्रेंथ मिल जाएगा। क्लियर? नोट कर लिया बच्चों? ओके।
तो नोट कर लो फटाफट, एक क्वेश्चन और देती हूँ इसका, फिर वॉल्यूम स्ट्रेंथ कंप्लीट H2O2 की, और क्लास भी कंप्लीट ही हो जाएगी। नोट कर लिया, हटा दूं ये? डन। जिन्होंने नहीं किया है स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने नोट नहीं किया है, हटा रही हूं मैं। देखो, नाउ यू हैव 20 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन। इसका तुम नॉर्मेलिटी फाइंड करो, मोलैरिटी फाइंड करो, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर फाइंड करो, एंड परसेंटेज स्ट्रेंथ फाइंड करो इस सॉल्यूशन की। You have 20 volume H2O2 solution. Find normality, molarity, strength in gram per liter, and percentage strength of this solution. Good. हो गया? ओके। तो भाई वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू 5.6, कितना आ गया? नॉर्मेलिटी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ, दैट इज 20 बाय 5.6। कितना आ रहा है ये आंसर? ये 3.57। देन मोलैरिटी इक्वल टू 20 बाय 11.2, कितना आया? 1.7। ठीक है। नाउ स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, दैट इज 3.56 इंटू इक्विवेलेंट वेट, कर लेना फाइंड। ठीक है। और परसेंटेज स्ट्रेंथ हो जाएगी 3.56 इंटू 17 और डिवाइड बाय 10। हो गया? ठीक है। तो अब कर लोगे किसी भी तरीके का क्वेश्चन इस पे? ठीक है, यही नहीं चारों में से कुछ पूछा जाएगा। ओके, कल हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम और डिग्री ऑफ हार्डनेस और वाटर। ओके, और कोशिश करेंगे हेनरीज लॉ भी कल शुरू हो जाए। हाँ, पीछे बैठे हुए हैं जितेंद्र सर, आना है, बैठा है उनके साथ। हाँ, डीपीपी में ओलियम सैंपल के क्वेश्चन है, कल करवाएंगे ओलियम सैंपल। ठीक है, चलो ठीक है। ओके बाय। रिवाइज करके रखना सारा, और जो असाइनमेंट दी है उसे सॉल्व करना। कर रहे हो तुम लोग असाइनमेंट सॉल्व? ठीक है। ओके बाय।